याद दिला रहे थे, ठीक है ना। सिर्फ अपने क्या करना है ये याद नहीं रखने की, हमें पढ़ाई करना है ये याद रखा करो, ये भी याद रखा करो। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, टू अनफोल्ड टू रिवील, टू अनफोल्ड और रिवील, ठीक है ना। इवोल्यूशन का मतलब ये होता है। अब देखिए इवोल्यूशन का डेफिनेशन आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग सिर्फ बायोलॉजी के सेंस में कहेंगे, लेकिन इवोल्यूशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और इवोल्यूशन सिर्फ लिविंग बीइंग का नहीं होता है, इवोल्यूशन जो है ना नॉन लिविंग चीजों का भी होता है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज विथ टाइम, टू चेंज विथ टाइम। जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है उसमें टाइम के साथ जो चेंजेस आता है उसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब है चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ जो चेंज है उसी को कहते हैं इवोल्यूशन। अब टाइम के साथ क्या चेंज हुआ, तो भाई दुनिया सब आप सबका मैं ये जरूर मानना है कि किसी टाइम में ऐसा रहा होगा जब दुनिया बनी होगी, क्या दुनिया बनी होगी, कोई कभी ऐसा वक्त रहा होगा जब, वालेकुम अस्सलाम, कि जब दुनिया बनी होगी। तो इसमें हम लोग क्या इवोल्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इवोल्यूशन में जो पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन, यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। दूसरा पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ। तीसरा पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग। चौथा पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे ना, समझ गए ना बात को। पहला ओरिजिन ऑफ लाइफ, दूसरा ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ, तीसरा ओरिजिन ऑफ लाइफ, और चौथा ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। बेसिकली यही चार चीज पढ़ना है चैप्टर में, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड कुछ बात है, कुछ बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है ना, रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। तो हम लोग जो है सबसे पहले बात करें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। देखो एनसीईआरटी में पहले क्या दिया, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं थी जिसलिए हमने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, जो चीज़ें थी उसको हमने समझा दिया, बाकी बहुत सारी चीज़ों को हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कंप्लीट कर दिया था, इसलिए उसको हमने निकाल दिया। और लेकिन उसमें यह है कि अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ये नहीं कि उसको मन में रखना है, पूछना जरूर है, ठीक है। बाकी इवोल्यूशन में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन का क्या है, तो इन लिटरल लिटरल मीनिंग क्या है इवोल्यूशन का, अनफोल्ड और टू रिवील, जो अनसुलझे रहस्य को सुलझाना। और अनसुलझा रहस्य क्या है, दुनिया कैसे बनी, दुनिया में ये जो सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स में ये सोलर सिस्टम है कैसे बना, सोलर सिस्टम में अर्थ कैसे बना, अर्थ पे लाइफ कैसे पैदा आया, लाइफ जब आया तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे बना, इंसान कैसे ओरिजिन हुआ, इंसान सबसे पहला इंसान कैसा था, कहाँ से आया, इंसान का टाइम के साथ क्या चेंज हुआ, यही सब चीज़ पढ़ना है इसमें। तो एनसीईआरटी में जो दिया है पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर साथ साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते चलूंगा। तो देखो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड बात क्या है एनसीईआरटी में, देखो थोड़ा सा यूनिवर्स की बात किया है, किसकी बात किया है, यूनिवर्स की। तो देखो यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड एनसीईआरटी में क्या है, और मतलब इन जनरल ये मानना भी है, एक थ्योरी आप सबने सुन रखा होगा, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी, बिग बैंग, बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका, बड़ा धमाके वाला थ्योरी। अकॉर्डिंग
ये थ्योरी जो है ना, अभी तक जितना भी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरी है ना, उसमें मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है among all the theories related with origin of universe. This is most accepted. पहली बात तो ये याद रखिएगा, जितना भी थ्योरी है उसमें सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सा है यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड? बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को किसने दिया था? अबे लेमेटर ने 1931 में। किसने दिया था? अबे लेमेटर ने 1931 में। गिवन बाय, चाहे तो आप याद रखिएगा, नहीं चाहे तो नहीं याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम, गिवन बाय अबे लेमेटर इन 1931, 1931 में। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटायर यूनिवर्स was highly condensed and dense structure। पूरा यूनिवर्स, जितना भी यूनिवर्स में जो आपके इमेजिनेशन में है, वो सारा एक हाईली कंडेंस मास था, हाईली कंडेंस मैटर था। अब किसी वजह से ये ऐसे हाईली कंडेंस मैटर था, ठीक है ना, और किसी वजह से, अब क्या वजह था ये हमसे मत पूछिएगा, क्योंकि ये एक एजम्पशन है, दिस इज एजम्पशन, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। किसी वजह से इसमें बहुत जोरदार अनइमेजिनेबल नेचर का धमाका हुआ, अनइमेजिनेबल नेचर का बहुत जोरदार धमाका हुआ, और इस जोरदार धमाके से ये स्कैटर्ड हो गया, इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए और बहुत खतरनाक साउंड हुआ, जिसको कौन सा साउंड कहते हैं? बिग बैंग साउंड। कौन सा साउंड कहते हैं? बिग बैंग साउंड। और डिफरेंट मासेस बन गए। क्या बन गए? डिफरेंट मासेस बन गए। जैसे कि यहाँ पे इसे बना, कौन सा कलर है, कुछ मास यहाँ बन गया, कुछ मास यहाँ बन गया, ऐसे बहुत सारे मासेस बने। यही मास जो है ना, ये मासेस जो है ना, गैलेक्सी का क्रिएशन किया। गैलेक्सी क्या होता है? दीज मासेस क्रिएटेड द गैलेक्सीज। तो बिग बैंग, ये कौन सा, ये क्या हुआ? बिग बैंग धमाका हुआ, बिग बैंग साउंड के साथ धमाका हुआ। और जब धमाका हुआ तो बहुत सारे इसके स्कैटर्ड स्ट्रक्चर्स बने। ये स्कैटर्ड स्ट्रक्चर जो है ना, क्या बने? गैलेक्सी बने। और ये गैलेक्सी आप सबको मालूम होगा, तो गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो बहुत सारे गैलेक्सी बने, ठीक है। और ये काम एबल लेमेटर ने क्या कहा? इंटायर यूनिवर्स वाज अ हाईली कंडेंस मास, और उसमें किसी अननोन रीजन की वजह से बहुत खतरनाक धमाका हुआ, और वो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से में मत गए, और वो छोटे छोटे हिस्से में बहुत सारे स्टार्स बने। उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हमने क्या कहा? गैलेक्सी दिया। क्या नाम दिया गया? गैलेक्सी। और ये काम कितना दिन पहले हुआ? तो दिस हैपन अराउंड 20 बिलियन ईयर एगो। ये कितना बिलियन ईयर एगो हुआ? 20 बिलियन ईयर एगो। तो आपसे, और ये दिस इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फाउंडेशन स्टोन ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ये फाउंडेशन स्टोन था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब देखो, इसमें से बहुत सारे गैलेक्सी बने, उसी में एक गैलेक्सी का नाम था, कौन सा? मिल्की वे और आकाश गंगा। एक इसी में से एक गैलेक्सी, मान लो ये एक गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का नाम क्या दिया गया? मिल्की वे और आकाश गंगा। ठीक है।
अब इस आकाश गंगा, तो आपसे पूछा जाए कि हमारा यूनिवर्स कब बना, तो 20 बिलियन ईयर एगो। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी हैं, उसमें एक गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे या आकाश गंगा। हिंदी हिंदी में उसको आकाश गंगा कहते हैं, अंग्रेजी में मिल्की वे। ठीक है, ये मिल्की वे या आकाश गंगा जो है ना, मिल्की वे गैलेक्सी contain sun oblique solar system, contain sun oblique solar system। तो लेकिन ये सन जो है भाई, ये मिल्की, ये जो ग्रुप ऑफ यहाँ पे स्टार्स थे, तो ये सब एकदम कंडेंस थे ये सब भी। तो इसमें भी फर्दर धमाका हुआ, धमाका से धमाका, धमाका पे धमाका होता रहा। और इसमें जब धमाका हुआ, किसमें, इसमें, ये जो कि ये आपका मिल्की वे है, अब इस मिल्की वे में जब धमाका हुआ, तो इससे भी कुछ, एक स्टार यहां बन गया, एक स्टार यहां बन गया इसमें धमाका से। इसी में से एक स्टार ये है, और ये स्टार क्या बोला है, कल है सन। तो ये जो सन बना, ये जो सन बना, ये सन बनने का प्रोसेस कितना दिन पहले पहले हुआ, अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो मिल्की वे और आकाश गंगा गैलेक्सी से जो सन बना या सोलर सिस्टम बना, तो सोलर सिस्टम फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो क्या हुआ, जब मान लो ये सोलर सिस्टम बन गया, तो क्या बन गया, ये सोलर सिस्टम बन गया। तो सोलर सिस्टम बनने में क्या हुआ, इसमें कुछ सेंट्रल, जो ये सेंट्रल सन रह गया, और उसके सराउंडिंग में ये यहाँ पे एक प्लेनेट, ये प्लेनेट, ये डिफरेंट टाइप के प्लेनेट्स इससे अलग हो गए, ये प्लेनेट्स बन गए। तो सेंटर में क्या रहा, सन रहा। ये बेसिकली ज्योग्राफी है। ये सन रहा, और इसके सराउंडिंग ये प्लेनेट, और ये प्लेनेट सब इस सन के चारों तरफ आज भी घूम रहे हैं। सन के चारों तरफ इसकी परिक्रमा करना है, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये काम कितना दिन पहले हुआ, 4.5 बिलियन। तो हमारा इसी में से एक हमारा अर्थ भी होगा, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ आपसे पूछे कोई कितना दिन पहले बना, तो कहोगे अर्थ फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब नेक्स्ट चीज, ठीक है, अर्थ बन गया, लेकिन आपको इससे पहले कि कुछ भी बनना जानना है, आप ये समझ लो इनिशियली जितना भी स्टार थे, गैलेक्सीज थे, या आज भी जो भी स्टार्स हैं, उनमें सिर्फ कौन से गैसेज है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो अर्थ वाज आल्सो मेड अप ऑफ इनिशियली हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है कि अर्थ वाज इनिशियली मेड अप ऑफ, आज भी सन में हाइड्रोजन एंड हीलियम ही है, वाज इनिशियली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इसका मतलब है जितना भी एलिमेंट्स है, सब किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो भाई देखो क्या होता है ना, आप सबको ये बात तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये जितना भी, ये मान लो ये सेंट्रल अर्थ है, और उसके सराउंडिंग, ये सेंट्रल क्या है, अर्थ है, और उसके सराउंडिंग क्या है, ये सब प्लैनेट्स है, ये सारे प्लैनेट्स है। तो ये प्लैनेट्स भी सन से दूर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ। जब अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, ये अपने आप को रीअरेंज कर रहे थे, और थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, अपने आप को रीअरेंज करके, क्या करके, रीअरेंज करके डिफरेंट टाइप के गैसेस दिए। क्या दिए, अपने आप को रीअरेंज करके डिफरेंट टाइप के गैसेस दिए। री जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम रीअरेंज हुआ,
तो क्या दिया, कार्बन दे दिया, लेकिन कार्बन को कार्बन के फॉर्म में नहीं दिया, CH फॉर्म के फॉर्म में दे दिया, अमोनिया दे दिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, समझ रहे हो ना बात को, ये सारी चीजें दे दिया, वाटर वेपर दे दिया, तो रीअरेंज होके हाइड्रोजन एंड हीलियम ने ये सारी चीजें दी, क्या दी, इन सारी चीजों को दिया। अब कैसे दिया ये सब बेसिकली सब यह हाइपोथेसिस है कि हाइड्रोजन और हीलियम ने इन सारी चीजों को दिया। अब जब इन सारी चीजों को दिया तो थोड़ा था और डिस्टेंस बढ़ा, तो अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा और कम हुआ। जब अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा और कम हुआ तो अर्थ जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, सॉलिडिफाई होने लगा। क्या होने लगा, अर्थ जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, सॉलिडिफाई होने लगा। और जब सॉलिडिफाई हुआ ना, जैसे जैसे धीरे धीरे अर्थ ये सारे गैसेस मिलकर सॉलिडिफाई होने लगे, एंड व्हेन सॉलिडिफिकेशन और क्या कहते हैं उसको, मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन और लिक्विफिकेशन अकर, लाइटर गैसेस, कौन से गैसेस, लाइटर गैसेस, जैसे कि अब इसमें हाइड्रोजन भी था, हीलियम भी था, हीलियम था ही, ऐसा नहीं कि हीलियम खत्म हो गया, तो लाइटर गैसेस एस्केप। लाइटर गैसेस इसमें कौन से है, हाइड्रोजन और हीलियम, बाकी ये सब ट्रैप हो गए। जब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ अर्थ का, तो क्या हुआ, बेसिकली ये क्या है, BC है पूरा, किसी के बाप ने नहीं देखा है। तो व्हेन सॉलिडिफिकेशन अकर लाइटर गैसेस एस्केप, कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम, फ्रॉम solidified earth and atmosphere of the earth, इसीलिए atmosphere of the earth। अब देखो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ से यहां तक इतनी बात समझ में आई। और इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ का मतलब है कि जो अर्थ सॉलिडिफाई हुआ तो उसके सराउंडिंग में, अब चूंकि आप लोग को पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो अर्थ क्रस्ट, अर्थ मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, ये इन सब के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन इन सब के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब एस्केप किया। अब जब एस्केप किया, ठीक है, तब तक और अर्थ डिस्टेंस बढ़ा किसे, सन से, तो और अर्थ का टेम्परेचर कम होता गया, होने दो, कम होने दो, टेम्परेचर कम होता गया और कम हुआ, लेकिन फिर भी बहुत टेम्परेचर था। सॉलिडिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि पूरा सॉलिडिफाई हो गया, मतलब उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट, क्या कहते हैं ना, सॉलिडिफिकेशन वाली प्रोसेस शुरू हुई, वो पूरी तरह सॉलिड नहीं हो गया था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, टेम्परेचर जब और कम हुआ ना, तो ये सब मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब आपस में रिएक्ट कर रहे थे, इन द मीन टाइम रिएक्ट कर रहे थे। और अर्थ के ऊपर क्या हुआ, अर्थ में बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन होता रहा। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब कि ज्वालामुखी फटता रहा उस दौरान अर्थ पे, ऊपर से सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेज आता रहा। अब अभी भी टेम्परेचर अच्छा खासा था, तो टेम्परेचर अच्छा खासा था, तो ये नहीं कि वाटर वेपर बन गया तो ये कांस्टेंट रहा, वाटर वेपर कांस्टेंट बन तो गया, लेकिन ये वाटर वेपर जो है ना, ड्यू टू यूवी रेज कॉन्स्टेंटली नेसेंट हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता रहा। अब नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, ये आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा। यूवी रेज की वजह से ये नेसेंट हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता रहा, और फिर वाटर भी बनता रहा, साथ साथ वाटर भी बनता रहा, लगातार ये काम चलता रहा। लेकिन जब नेसेंट ऑक्सीजन बनता रहा, इन द मीन टाइम क्या हुआ, थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ा ये, और कुछ नेसेंट ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना लिया, ओजोन बना लिया। क्या बना लिया, ओजोन बना लिया। और ये ओजोन जो है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग में एक लेयर को बना दिया। और जब अर्थ के सराउंडिंग में ओजोन का लेयर बन गया, किसका लेयर बन गया, ओजोन का लेयर बन गया, तो क्या हुआ भाई, अर्थ का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा उस पर अल्ट्रावायलेट रेज कम आना शुरू हुआ, तो टेम्परेचर थोड़ा और कम हुआ। और जब टेम्परेचर थोड़ा और कम हुआ तो गैसेज में रिएक्शन, थोड़ा रिएक्शन के रेट बढ़े, और ये सब गैसेज आपस में कौन से, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपस में रिएक्ट, इवन वाटर, ये सब रिएक्ट करना शुरू किए। और रिएक्ट करना शुरू किए, और साथ साथ और डिस्टेंस बढ़ा और टेम्परेचर कम हुआ। और जब टेम्परेचर और कम हुआ, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम अर्थ का हो गया, तो जो ये वाटर वेपर अर्थ के सराउंडिंग में थे वो
बहुत मिलियंस, क्या बिलियंस, बिलियंस एंड महाबिलियंस ऑफ क्यूबिक टन्स में थे। वो वाटर वेपर लिक्विफाई होके बरसने लगे। अब जब तक अर्थ सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हो चुका था, और जब अर्थ का सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हो चुका था तो अर्थ ऐसा था, जगह जगह अर्थ पे ऐसे प्लेन था, डिप्रेशन था, ऐसे था, ऐसे था। तो ये अर्थ में जगह जगह डिप्रेशन था। अब इसमें क्या हुआ, ऊपर से रेन होने, बारिश हो रही थी, ये बारिश हो रही थी, तो जब बारिश हो रही थी तो प्लेन में तो रहेगा नहीं, तो ये सब बारिश इसमें जा जाके भिड़ गया, सब भर गया इसको। अब इसमें क्या हुआ, इसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और केमिकल्स भी जाके इसमें डिजोल्व हो गए, डिजोल्व हो गए, और यही बनाया बाद में ओशियन। इसी को बाद में हम लोग ओशियन कहते हैं। लेकिन ये कब हुआ, ओजोन लेयर बनने के बाद। तो ओजोन लेयर बनने के बाद एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, देयर इज टोरेंशियल रेन। बहुत, टोरेंशियल रेन का मतलब हेवी रेन, एंड फिल द डिप्रेशंस, फिल द डिप्रेशंस इन इसको उस वक्त ओशियन, उसको इसके लिए टर्म ओशियन इस्तेमाल नहीं किया। इसके लिए एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, नाम सुनेंगे आप लोग, थे, है क्या थे, हाल्डेन, जेबीएस हाल्डेन। जेबीएस हाल्डेन ने इन इस जो इन सीज का नाम दिया था हॉट डाइल्यूट सूप। क्या नाम दिया था, हॉट डाइल्यूट सूप, या इसका दूसरा नाम दिया था प्रीबायोटिक सूप। कौन सा सूप, प्रीबायोटिक सूप। कौन सा सूप, प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, ये सब डिजोल्व थे। यहां तक का काम हो गया। अभी भी अर्थ का टेम्परेचर ठीक ठाक था, 90 डिग्री 95 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, और इसमें अभी भी बहुत सारे रिएक्शन होते रहे, और अभी ऑक्सीजन का रिलीज नहीं हुआ था अर्थ में। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। जब ये हॉट डाइल्यूट सूप बना ना, उस वक्त अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। अर्थ पे कहीं ऑक्सीजन नाम की चीज, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नाम की चीज नहीं थी। अर्थ के सराउंडिंग में ओजोन था, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नाम की चीज नहीं थी। कंपाउंड में ऑक्सीजन था, जैसे मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। तो व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड, द अर्थ वाज रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, द अर्थ वाज ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी रिड्यूसिंग, अर्थ वाज रिड्यूसिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ एनसीईआरटी की बात को समझो। अभी एनसीईआरटी में यहाँ तक की बात समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी में क्या कर रहा है, दिख रहा होगा आप सबको एनसीईआरटी का बुक मेरे स्क्रीन पे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, what exactly evolution? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on earth, we must have an understanding of the context of origin of life. अभी हम बात करेंगे origin, that is evolution of earth, of stars and indeed of the universe itself. अब नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, what follow the longest of all construed and conjectured stories. construed का मतलब fabricated, fabricated जिसका कोई बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं हो। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसके इवोल्यूशन की बात कर रहा है, ऑन प्लैनेट अर्थ इन कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। भाई इसमें ये कह रहा है कि हम लोग इवोल्यूशन में क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म, बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट ऑफ अर्थ इन कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। तो हम लोग यूनिवर्स के ओरिजिन को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के ओरिजिन को, और उसके बाद लाइफ के ओरिजिन को, और बायोडाइवर्सिटी को, वही बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ ये हेडिंग है। व्हेन वी टू लुक एट ए स्टार ऑन क्लियर नाइट, ये तो बकवास बात किया। देखो आप रात में चले जाओ छत के ऊपर, चांद की, सूरज की तरफ, मतलब आसमान की तरफ देखो, तो आपको तारा दिखेगा। अब उस तारा में से जो लाइट आ रहा है, उस स्टार से जो लाइट आ रहा है, वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले निकला होगा, तब ना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से यहाँ पे उस लाइट को आने में टाइम लगा होगा। तो जब हम उसको देख रहे हैं तो वो रोशनी जो हमको दिख रही है वो बहुत पास में निकला होगा,
और अब दिख रहा है, तो मतलब हम पास्ट में चले गए। लेकिन अगर हम वहीं पे मोबाइल जला के देख रहे हैं तो वो क्या है, प्रेजेंट में चले गए। वही बात कर रहा है, व्हेन वी लुक एट ए स्टार ऑन क्लियर नाइट वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। स्टीलर डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडी। तो ये सब आपको मालूम होगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे, लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। लाइट ईयर क्या होता है आपको मालूम होगा, ठीक है ना। एक 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 साल में जितना लाइट ट्रेवल करे उसको लाइट ईयर कहते हैं। What we see today in object who emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. However, when we see object in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past. ये बात सब हमने आपको डिस्कस कर लिया। The origin of life considered a unique event in the history of universe. अब देखो यहां से बात हमने अभी जो शुरू की थी वो बात है क्या है, तो द यूनिवर्स इज अ वास्ट, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। मतलब अगर पूरे यूनिवर्स में हम अर्थ के एग्जिस्टेंस को देखें तो ये एक बिंदु से, एक छोटे से पॉइंट से बड़ा चीज नहीं है। पूरे यूनिवर्स के कंपेयर में अर्थ का एक छोटा सा पॉइंट है। अर्थ क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, अराउंड 20 बिलियन ईयर अगो। अब नेक्स्ट बात क्या है, huge cluster of galaxies comprises the universe. Galaxies contain stars and clouds of gases and dust. Considering the size of Earth is indeed a speck. The Big Bang theory attempts to explain the origin of universe. It talks of a singular huge explosion unimaginable in physical term. बताया ना, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस, बताया ना अभी यूनिवर्स में एक से दूसरे के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है एंड टेम्परेचर कम डाउन, ये अभी भी चल रहा है। एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर। तो यूनिवर्स में क्या गैसेस जो बना सम टाइम लेटर का मतलब ये है कि सारे यूनिवर्स में जो गैस था वो कौन था हाइड्रोजन एंड हीलियम था। और आज भी है यूनिवर्स में जो भी स्टार्स हैं, प्लेनेट पे नहीं है लेकिन स्टार्स पे कौन से गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। The gases condense under the gravitation and form the galaxies of present day universe. In the solar system, the Milky Way galaxy, बताया ना, Earth was supposed to have been formed about 4.45 billion years. There was no atmosphere on early Earth. Early Earth में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। मतलब एटमॉस्फेयर का मतलब कि मतलब वहां पे कोई गैसेस नहीं थे, हाइड्रोजन हीलियम ये सब था, मतलब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। एटमॉस्फेयर तो था लेकिन कौन सा एटमॉस्फेयर था, यहाँ पे एनसीईआरटी में ये बात लिखा है। ये बात पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे वहां पे कौन सा एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिख दिया है कि सीधे एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन एटमॉस्फेयर कौन सा था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन अगर आपसे रहे कि इज देयर वाज अ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, तो आपको चूंकि एनसीईआरटी में लिखा है इनिशियल अर्थ, तो कहेगा नो। और अगर है कि कौन किस तरह का एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीडाइजिंग था या रिड्यूसिंग था, तो आप कहोगे रिड्यूसिंग था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टेन मास कवर द सरफेस। मतलब ये सब ऐसी ही बात है। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप water into hydrogen, oxygen and lighter H2 escape. Oxygen combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide, other. The ozone layer was formed. As it cooled, the water vapor fell as a rain to fill the depression and form ocean. और क्या बना, hot dilute soup. इसी को ओशियन को कहा गया, या प्रीबायोटिक सूप। किसने कहा, जेबीएस हाल्डेन ने। तो अभी तक जो बात याद रखने वाली है कि इनिशियली अर्थ पे क्या एटमॉस्फेयर था, तो एनसीईआरटी कहेगा नो। लेकिन अगर नो एटमॉस्फेयर के अलावा अगर कोई और ऑप्शन है, नो एटमॉस्फेयर है तो नो एटमॉस्फेयर कहना है। अगर नो एटमॉस्फेयर की जगह रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है, तो क्या कहोगे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो इनिशियल एटमॉस्फेयर को हम लोग कौन सा एटमॉस्फेयर कहते हैं, प्राइमिटिव एटमॉस्फेयर। कौन सा एटमॉस्फेयर कहते हैं, प्राइमिटिव एटमॉस्फेयर। और प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। ये याद रखना है। दूसरा, आपसे अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएगा, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें क्वेश्चन आता है यूनिवर्स ओरिजिनेटेड,
बताओ कितना दिन पहले, तो आप कहोगे 20 बिलियन ईयर एगो। दूसरा क्वेश्चन आता है, सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड, तो क्या कहोगे 4.5 बिलियन ईयर एगो। आपसे पूछा जाए अर्थ ओरिजिनेटेड, तो क्या कहोगे, बोलो 4.5 बिलियन, एक ही साथ जब सोलर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ उसी वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनिशियली अर्थ पे कौन सा सबसे पहला गैस था, इनिशियल गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन अर्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, तो क्या कहोगे, मीथे अमोनिया, CO2, हाइड्रोजन। आपसे कहा जाए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, ये पूछा जा सकता है ऑन अर्थ, तो क्या कहोगे, मीथेन। ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है ओजोन फॉर्म्ड फर्स्ट, देन टोरेंशियल रेन अकर, अभी तक जो पढ़े हमने, देन टोरेंशियल रेन अकर। ये नहीं कि ओजोन लेयर बाद में बना, पहले टोरेंशियल रेन हो गया। टोरेंशियल रेन कब हुआ, हेवी रेन कब हुआ, ओजोन लेयर बनने के बाद। और ओजोन लेयर फॉर्म बिकॉज ऑफ O2 O3 लेयर, ओजोन लेयर फॉर्म because of breakdown of H2O into nascent hydrogen and nascent oxygen. Next question, हॉट डाइल्यूट सूप का कंसेप्ट किसने दिया था, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद रखेंगे, JBS हाल्डेन ने। एंड ओरी यहां से, तो अभी तक हमने क्या देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्स ओरिजिन के लिए कौन सी थ्योरी, अभी तक जो पढ़ा है, तो बिग बैंग थ्योरी। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, अर्थ ओरिजिन के लिए कौन, सॉरी सोलर सिस्टम के ओरिजिन के लिए कौन सी थ्योरी, ये आपके बुक में नहीं है, सोलर सिस्टम के ओरिजिन के लिए कौन सी थ्योरी। तो इसके लिए आप नेबुलर हाइपोथेसिस या नेबुलर थ्योरी, हाइपोथेसिस या थ्योरी, ये ध्यान रखेंगे। ये इतना क्वेश्चन यहाँ तक जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, इसमें से इनमें इतना में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है जो अभी तक हमने पढ़ा है। अब देखो, ठीक है, ये सब, अब ये बेसिकली लाइफ का जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ हुआ, तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन हॉट डाइल्यूट सूप और इन एक्वस इन मीडिया। तो नेक्स्ट बात लिखेंगे। अच्छा एक बात ये मैंने बताया कि नहीं, यस, लाइफ ओरिजिनेटेड इन एक्वस मीडिया। कौन से मीडिया में, लाइफ ओरिजिनेटेड इन एक्वस मीडिया। कौन से मीडिया में बता, लाइफ ओरिजिनेटेड इन एक्वस मीडिया। और लाइफ के ओरिजिन के लिए एक रिक्वायरमेंट ये भी है, कौन सा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाइफ ओरिजिन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा ये जानने या आपके लेवल की चीज नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लाइफ कैन ओरिजिनेट ओनली इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, नॉट इन ऑक्सीडाइजिंग एक्वस मीडिया एंड ओनली इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट बात ये याद रखिएगा, कौन से एटमॉस्फेयर में, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो क्या प्रेजेंट सिचुएशन में लाइफ ओरिजिन हो सकता है, नॉन लिविंग से क्या लिविंग बन सकता है, तो नहीं। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि लाइफ जो है कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये जो पानी में लाइफ अपने आप बन गया कैसे बना, तो इसके लिए बहुत सारे थ्योरीज हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी रिलेटेड विथ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो नाउ हमारे एनसीईआरटी में भी कुछ थ्योरीज का डिस्कशन किया है
और कुछ थ्योरी के बारे में हम आप लोग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थ्योरीज रिलेटेड विथ origin of life। कई सारे थ्योरी हैं। इसमें सबसे पहला थ्योरी है रिलीजियस थ्योरी, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरा थ्योरी है पानस्पर्मिया थ्योरी। या इसी का दूसरा नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी। अभी मैं पहले नाम लिख देता हूँ सारे थ्योरीज का। तीसरा थ्योरी है, फिर मैं इकट्ठे डिस्कस कर लूंगा, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। कौन सी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। और लास्ट में नेचुरलिस्टिक थ्योरी। कौन सा थ्योरी? नेचुरलिस्टिक थ्योरी, या इसी का दूसरा नाम है ओपारिन हाल्डेन थ्योरी, और इसी का तीसरा नाम है मॉडर्न थ्योरी। तो ये सारे थ्योरी क्या डिस्क्राइब करता है? दीज थ्योरीज डिस्क्राइब अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखो इसमें सबसे पहला थ्योरी क्या है? ये बेसिकली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वो क्या है? रिलीजियस थ्योरी है। मतलब डिफरेंट रिलीजन में जो थ्योरी है वो, जैसे कि भाई आप देखो हिंदुइज्म में क्या है कि पहला इंसान जो है कौन था? तो मनु। पहली मतलब पहला मेल कौन सा था? मनु। और पहली पहली फीमेल कौन सी थी? सरदा। आई एम आई राइट ना भाई? हिंदू बच्चे जो भी हैं, आई मतलब अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना कि पहला 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 मेल कौन था? मनु। और पहला फीमेल कौन था? सरदा। और ब्रह्मा ने, ठीक है ना? नहीं पता है तो अब जान लीजिए। और ब्रह्मा विष्णु महेश में से शायद ब्रह्मा भगवान ने इसको क्रिएट किया था। अर्थ का मतलब सृष्टि का क्रिएशन ब्रह्मा ने किया था। क्यों भाई? ये हिंदू मजहब कहता है। अब देखो ईसाई मजहब क्या कहता है? ईसाई और यहूदी और इस्लाम, ये तीनों का एक 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 कंसेप्ट है। ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों का एक कंसेप्ट है कि पहला इंसान क्या था? आदम। पहली औरत कौन सी थी? हवा। आदम है ना, हवा, जिसको इंग्लिश में आदम को आदम ही कहते हैं और हवा को ईव कहते हैं। तो इन तीनों में ये कंसेप्ट है कि पहला इंसान कौन सा है, और दोनों को किसने? अल्लाह ने पैदा किया, ईश्वर ने पैदा किया, गॉड ने पैदा किया। कहाँ पैदा किया? हिवन में बनाया और हिवन से अर्थ पे भेज दिया। ये इन तीनों मजहब में है। तो और इस थ्योरी के हिसाब से कि लाइफ जो है ना अपने आप क्रिएट नहीं हुआ, इसको गॉड ने क्रिएट किया और गॉड ने क्रिएट करके अर्थ पे इसको भेज दिया। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के 3 कोनोटेशंस। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? कोनोटेशंस। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है 3 कोनोटेशंस। कोनोटेशंस का मतलब 3 इसके पार्ट हैं। और ये पार्ट क्या है तो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट पार्ट क्या है कि अर्थ वाज ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड। पहला कॉन्टेशन ये है। दूसरा,
और देयर वाज all form of life created by God. All form of life created by God. और तीसरा, there is no evolutionary process. No evolutionary process. There is no evolutionary process. देखो एनसीईआरटी में थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को अलग से लिखा है। कहाँ लिखा है तो मैं बता रहा हूं। ये एनसीईआरटी की बात है, मैं आप लोगों को कॉपी करके बता रहा हूँ। देखो ये एनसीईआरटी में इस थ्योरी से रिलेटेड बात लिखा है। लो ये लो, जहाँ एनसीईआरटी खोलने की बात है, ये बंद हो जाए। देखो एनसीईआरटी में मैं एनसीईआरटी का बुक ही इस पे ला रहा हूँ। ये देखो ये है एनसीईआरटी, यही बात है। Conventional religious literature tell us about the theory of special creation. This theory has three connotation. देखो टर्म क्या है, connotation. One, that all living organisms that we see today were created as such by God. Two, that their diversity was always the same since creation and it will be same in the future. And the earth is only about 4000 years old. तो ये तीन बात है किससे रिलेटेड, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये तीनों पॉइंट याद होना चाहिए कि भाई कोई डाइवर्सिटी नहीं थी अर्थ में पैदा हुआ, ये हमेशा से ऐसे ही था। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ जो है ना गॉड ने बनाया, ऐसे ही था, ऐसे ही बनाया, और कोई इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं हुआ, और अर्थ सिर्फ 4000 साल पुराना है। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। इस थ्योरी को भाई सारे मजहबी लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन साइंस दिस थ्योरी हैव नो साइंटिफिक ग्राउंड, क्योंकि साइंस के हिसाब से दुनिया जो है कम से कम 4500 मिलियन ईयर एगो बना, 4.5 बिलियन ईयर एगो। 1 बिलियन ईयर इज इक्वल टू 1 बिलियन ईयर इज इक्वल टू 1000 मिलियन ईयर। तो 4.5 बिलियन ईयर का मतलब 4500 मिलियन ईयर एगो। तो इस थ्योरी का भाई, इस थ्योरी हालांकि बहुत सारे ऐसे, इस थ्योरी को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया भाई, बहुत सारे ऐसे फॉसिल पाए गए हैं जिनका जैसा उस जैसा आप कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है। बहुत सारे फॉसिल की कार्बन डेटिंग की गई है, तो पता चला कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आया था, जबकि ये थ्योरी कहता है कि सिर्फ 4000 साल पुरानी दुनिया है। तो इस थ्योरी को साइंटिफिकली बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया। साइंटिस्ट इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। कौन से थ्योरी को, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को। समझ में आ गया ना। एक पादरी थे जिनका नाम था फादर सॉरेज। क्या नाम था, फादर सॉरेज, एमसीक्यू में मिल जाएगा। और उन्होंने इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को बहुत ज्यादा प्रचार किया था, इसीलिए इनका नाम अक्सर आपको एमसीक्यू के बुक में मिल जाता है। किनका, फादर सॉरेज का। लोग दिया, ये पूरा मिट गया, थ्योरी ऑफ किन्होंने दिया था, तो फादर सॉरेज। फादर सॉरेज वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी। तो ये एमसीक्यू में मिल जाएगा, इनका साइंस नाम पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ पानस्पर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी। कौन सा, थ्योरी ऑफ पानस्पर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है, देखो, तो ये थ्योरी कहता है, इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया था, रिश्टर थे, हेल्महोल्ट्ज थे, आरिनियस थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम हमको लिखने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता इसलिए नहीं। हेल्महोल्ट्ज, आरिनियस, रिश्टर, ये सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि भाई अर्थ पे लाइफ जो है ना दूसरे प्लेनेट से स्पोर के फॉर्म में आया। लाइफ ऑन अर्थ कम फ्रॉम, लाइफ ऑन अर्थ कम फ्रॉम other planets, other planets in form of spore। लेकिन इस बात को आज भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर बिलीव करते हैं,
इस बात का बिलीव कि दुनिया में जो लाइफ है वो दूसरे ग्रह से आया, इस बात को आज भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर जो भाई सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी करते हैं इस बात में यकीन करते हैं, लेकिन जो कोर बायोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इवन कई सारे एस्ट्रोनॉमर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर मान लिया बाई चांस कहीं रॉकेट वॉकेट से मूवमेंट हो भी गया, तो जिस फॉर्म लाइफ का फॉर्म जो है ना एक जैसे दूसरी जगह आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इन नेचुरल वे। क्यों? क्योंकि एक जैसे दूसरी जगह में इन्वायरमेंटल कंडीशन इतना ज्यादा चेंज हो जाता है ना, बीच में कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बहुत ठंडा है, कहीं पे बिल्कुल नॉन कंडीसिव इन्वायरमेंट है, तो उसमें स्पोर भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो समझ में आया ना? तो पानस्पर्मिया थ्योरी और कॉस्मोजोइक थ्योरी को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? बट डिस्पाइट दैट इट इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया बाय वेरियस एस्ट्रोनॉमर स्टिल एक्सेप्ट इट। ये बात पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वेरियस एस्ट्रोनॉमर स्टिल एक्सेप्ट दिस थ्योरी। हालांकि इसके ड्रॉबैक क्या है हमने आपको ये डिस्कस कर दिया। अब देखो, अब नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ क्या, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखो इस थ्योरी को क्या प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, कौन सी थ्योरी को, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, या इसको थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस भी कहते हैं, इसको प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, थेल्स ने, कई सारे साइंस, जेनोफेंस ने, कई सारे बायोलॉजिस्ट ने, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को कहा कि ठीक थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि लाइफ जो है ना नॉन लिविंग से अपने आप बन जाता है। लिविंग जैसे कि कीचड़, आपके घर के सामने में कीचड़ है, कुछ दिन के बाद उस कीचड़ से मेढक निकलने लगा, तो इन लोगों ने कहा कि अपने आप उस कीचड़ से मेढक बन गया। आपके घर में अनाज रखा हुआ है, उस अनाज में से घुन निकलने लगा, तो इस थ्योरी के हिसाब से उसी अनाज से घुन बना है, घुन कहीं बाहर से नहीं आया, उसी अनाज से घुन बना है। आपके घर में कहीं गंदा कपड़ा वगैरह रखा हुआ है और उसमें से चूहा का बच्चा निकल रहा है, तो इस थ्योरी के हिसाब से उस गंदा कपड़ा से चूहा का बच्चा निकल गया। तो इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ जो है ना अर्थ पे नॉन लिविंग से, लाइफ जो है ना अर्थ पे नॉन लिविंग से लिविंग में अपने आप बन गया स्पॉन्टेनियसली। spontaneously life originated from non-living. Spontaneously life originated from non-living without any special reaction, without any special condition. तो इसको क्या कहा गया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। अब देखो इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, और किसने डिस्कार्ड किया, तो तीन साइंटिस्ट, कितने साइंटिस्ट ने, तीन साइंटिस्ट ने। कौन कौन से, फ्रांसिस्को रेड्डाई। दिस थ्योरी, बट इस थ्योरी पे क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस वाज डिस्कार्डेड बाय, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस was discarded by three scientists in 17th, 18th and 19th century respectively. कौन बाई, कौन कौन से, तो फ्रांसिस्को, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, रेडाई, दूसरा लोरांजो स्प्लेंजानी, पूरा नाम उनका क्या था, लोरेंजो, अरे कहाँ गया, लोरेंजो स्प्लेंजानी एंड लुइस पास्चर। थ्री साइंटिस्ट, ये तीनों, ये इन्होंने 17 सेंचुरी में, इन्होंने 18 सेंचुरी में, इन्होंने 19 सेंचुरी में, लेकिन एकदम क्लियर कट जो पूरी तरह से इनके एक्सपेरिमेंट में कोई लूप होल नहीं था, वो था लुइस पास्चर। एनसीईआरटी में क्या दिया है, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस वाज डिस्कार्डेड बाय लुइस पास्चर बाय हिज फेमस एक्सपेरिमेंट
एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाज स्टार्टेड बाय लुइस पास्चर बाय हिज फेमस एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, नाम बताओ, सबको मालूम होना चाहिए ये। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, बताओ भाई जल्दी बोलो। बाय हिज फेमस एक्सपेरिमेंट नोन एज, बोलो 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 बोलो, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अब देखिए मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पे 3 फोटो आपको कॉपी करूंगा। अभी जल्दी हो जाएगा इसलिए मैं कॉपी करके बता रहा हूँ। यार ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है, ये कॉपी ही नहीं हो रहा है। कॉपी रहती तो आसानी रहता हमको। चलो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो क्या हुआ ना, मैं ऐसे ही डायग्राम बना देता हूँ। रेड्डाई साहब ने क्या किया, किसने, कॉपी नहीं हो रहा है तो कॉपी नहीं हो रहा तो मैं हाथ से बना दे रहा हूँ डायग्राम, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हाथ से डायग्राम बना दे रहा हूँ। किससे बना दे रहा हूँ, हाथ से डायग्राम बना दे रहा हूँ। अच्छा पेस्ट कहाँ पेस्ट, अच्छा पेस्ट, अच्छा हो तो गया, हाँ सही बता रहे हो। देखो ये, अरे हाँ सॉरी, थैंक यू, जिसने भी बताया थैंक यू। देखो ये फ्रांसिस्को रेड्डाई साहब का, किसका, ये बड़ा मुसीबत है, अबे लिख जा, फ्रांसिस्को रेड्डाई का एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या किया इन्होंने, 3 इस तरह का जार लिया। एक जार को इन्होंने क्या किया, पार्चमेंट पेपर से कवर कर दिया, पार्चमेंट पेपर से ढकना था, ढका। दूसरे जार को उन्होंने किसे ढका, मुस्लिन क्लॉथ से, ठीक है ना। और एक जार को ओपन रखा, लेकिन ढकने से पहले इन तीनों में मीट का पीस लिया, क्या लिया, मीट का पीस लिया, फ्लेश मीट का पीस लिया। और पीस लेने के बाद तीनों जार को क्या किया, एक जार को पार्चमेंट पेपर से ढक दिया, दूसरे को मुस्लिन क्लॉथ से ढक दिया, और एक को ऐसे ही ओपन छोड़ दिया। अब देखा कि जो ओपन था उसमें कुछ दिनों के बाद से मैगोट, मैगोट का मतलब क्या हुआ, लार्वा ऑफ मॉस्किटो, मैगोट जो है डेवलप होने लगा। लेकिन इन दोनों में मैगोट डेवलप नहीं हुआ, इन दोनों में, बी में और सी में, क्या नहीं डेवलप हुआ, मैगोट डेवलप नहीं हुआ। क्यों नहीं डेवलप हुआ, तो भाई इसमें ये दोनों किसे कवर्ड था, किसे, पार्चमेंट पेपर और क्रॉस से। तो इसका मतलब हुआ कि नॉन लिविंग से, फ्लेश से अपने आप लिविंग नहीं बना, बल्कि एटमॉस्फेयर से मॉस्किटो का लार्वा या मॉस्किटो का अंडा वगैरह गया था, इस प्लेस पे गया और फिर इससे बना। लेकिन इन दोनों एक्सपेरिमेंट में ये पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, फ्रांसिस्को रेड्डाई के एक्सपेरिमेंट को। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने जो ये जार लिया था, ये जार स्टेरलाइज जार नहीं था। तो ठीक है 5 दिन 7 दिन 10 दिन में इसमें नहीं क्या हुआ, कोई इंसेक्ट या कोई लार्वा नहीं अपीयर हुआ, लेकिन आफ्टर सेवरल मंथ्स इसमें इनसे कुछ अपीयर्स होने लगे मैगोट्स वगैरह। क्यों, क्योंकि कुछ लाइफ के स्पोर जो थे ना, जो कि ये स्टरलाइज जार नहीं था तो इस पे अटैच था, और इससे इस अटैच को मीडिया मिल गया क्या, फ्लैश, तो इस पे ग्रो कर गए। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये किसको, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म तक जब देखा गया इन जार में भी लाइफ अपीयर हो गया, तो इसलिए फ्रांसिस्को रेड्डाई पूरी तरह से इस अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने शॉर्ट टर्म में इस बात को सक्सेसफुली कर दिया कि ठीक है नहीं हो पाया, क्या नहीं हो पाया, लाइफ नहीं अपीयर हुआ। उसी तरह से
लोरांजो स्प्लांजेनी ने क्या किया, उन्होंने 3 इस तरह का बोतल लिया, एक बोतल लिया, एक और बोतल लिया, और इसमें एनिमल और वेजिटेबल को खूब सारा पका के, एनिमल और वेजिटेबल को, बहुत सारे एनिमल के मीट को और वेजिटेबल के मीट को पका के एकदम बिल्कुल उसका शोरबा बना दिया। और शोरबा बनाने के बाद, शोरबा का मतलब ब्रॉथ बना दिया। क्या 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 लिया, एनिमल एंड वेजिटेबल ब्रॉथ। इसको क्या कहते हैं, एनिमल एंड वेजिटेबल ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब शोरबा, शोरबा का मतलब सूप। ठीक है, और लेने के बाद एक को कवर कर दिया। किस चीज से कवर कर दिया, तो किसी सॉलिड चीज से इसको कवर कर दिया, कॉर्क पेपर से इसको कवर कर दिया। अब कवर करने के बाद देखा जो खुला हुआ था उसमें फिर से मैगोट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए, जो बंद था वो नहीं अपीयर। लेकिन यहां भी ड्रॉबैक क्या रहा, ये जो बोतल था या जार जो था ये स्टरलाइज नहीं था, तो इसमें भी बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें भी क्या अपीयर होने लगा, मैगोट्स अपीयर होने लगे और लाइफ फॉर्म अपीयर होने लगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में। तो इन सब का उपाय किसने किया, लुईस पास्चर ने। किसने किया, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने क्या किया, तो ये सुन लो, लुईस पास्चर ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा, लुईस पास्चर वाला, लुईस पास्चर वाला एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा। इसमें इन्होंने हटाओ, डायग्राम बना लेते हैं। इन्होंने क्या किया, स्वान नेक, स्वान नेक का मतलब हंस के नेक जैसा, क्या लिया, जार लिया भैया, और ये ऐसा ऐसा जार लिया। ठीक है, और इस जार में ईस्ट को खूब, पहले क्या किया इन्होंने, इसी जार के अंदर ईस्ट को खूब बॉयल किया। जब जार के अंदर ही ईस्ट को बॉयल करेंगे तो जार भी अपने आप स्टरलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जार भी अपने आप स्टरलाइज हो जाएगा। इसी के अंदर बॉयल किया, क्या किया है, स्प्रिट लैम्प से, किससे, स्प्रिट लैम्प से, यहाँ पे स्प्रिट लैम्प बना लो, स्प्रिट लैम्प से इसको यहीं पे खूब बॉयल किया। क्या किया, बॉयल किया। बॉयल करने के बाद, अब चूंकि यहाँ पे इसको खूब बॉयल किया, बॉयल करने के बाद स्प्रिट लैम्प को ऑफ कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने देखा, इन्होंने क्या देखा कि बॉयल करने के बाद इसको खूब बॉयल कर दिया, ये पूरा स्प्रिट लैम्प, ये सब पूरा ये हो गया, स्टरलाइज हो गया। अब इन्होंने स्प्रिट लैम्प को ऑफ कर दिया। उसके बाद देखा कि इसमें महीनों तक कोई माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हुआ, महीनों तक कोई माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में खुराफात सूझा। उन्होंने क्या किया, यहां से इसको तोड़ दिया, और जैसे तोड़ा उसके बाद देखा तोड़ने के कुछ दिनों बाद ही यहाँ पे माइक्रोब्स का ग्रोथ हो गया। तो इन्होंने ये एजम्पशन निकाला कि माइक्रोब्स का ग्रोथ इसलिए हुआ कि एटमॉस्फेयर से इसमें लाइफ के फॉर्म इसमें अपीयर हो गए। मतलब लाइफ कम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ कम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो स्वान नेक लेने से क्या बेनिफिट हुआ उनको, स्वान नेक लेने से ये बेनिफिट हुआ कि जब ये स्वान नेक था ना, ये ऐसे, तो मान लो ये तो खुला हुआ है, तो लाइफ यहां से भी लाइफ फॉर्म आ रहा है, लेकिन जब आ रहा है तो स्पोर सब जो है ना यहीं पे रुक जा रहा है, यहां तक आते आते रुक जा रहा है। ये इतना डिस्टेंस को कवर नहीं कर पा रहा है। क्या, कौन से डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को ऐसे नहीं आ पा रहा है, ये सब यहीं पे आके अटैच हो गया। तो इधर सिर्फ एयर आ रहा है लेकिन कोई लाइफ का फॉर्म नहीं आ पा रहा है। समझ में आया बात ना। तो इस तरह से स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट ने सक्सेसफुली कहा, और इनके एक्सपेरिमेंट में कभी भी लाइफ नहीं अपीयर हुआ जब तक ये स्वान नेक रहा, जब तक। तो इनके एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, ये प्रूफ हुआ कि लाइफ ओनली कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ कम ओनली कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इस तरह से
इस थ्योरी को किसने डिस्कार्ड कर लुईस पास्चर ने पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया। और एनसीईआरटी में सिर्फ नाम किनका दिया है, लुईस पास्चर का दिया है कि स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने कौन से थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस की नहीं, लाइफ अपने आप नॉन लिविंग से नहीं बन सकता है। थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस का ग्रेटेस्ट सपोर्टर था वॉन हेल्म होल्ज। कौन से साइंटिस्ट, नाम चाहे तो सुन लो, वॉन हेल्म होल्ज, ऐसे ही कुछ नाम है उनका। और ये ही वाज द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर गंदा शर्ट, पसीना वाला शर्ट और उसमें कुछ अनाज को या गेहूं को रख के कहीं पे डाल दिया जाए तो 21 दिन में उससे चूहा निकल सकता है। लेकिन बाद में इस थ्योरी की ऐसी की तैसी कर दी किसने, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर का बहुत सारा नाम है, बहुत जगहों पे माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझ में आया बात ना। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ कौन सा स्पॉन्टेनियस जनरेशन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। और इस थ्योरी के बाद क्या निष्कर्ष निकाला गया कि लाइफ कम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो यही है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, लाइफ कम ओनली फ्रॉम द, तो इस थ्योरी का नाम क्या दिया गया, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लेकिन देखो एक बात अब और आ गया, ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहता है लाइफ कम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन भाई फर्स्ट लाइफ कैसे आया, तो ये मिस्ट्री अभी भी रहा। तो एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। ये थ्योरी क्या कहता है, लाइफ हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। लाइफ इज एंड लाइफ विल। बाकी का सेंटेंस तुम लोग पूरा कर लेना। थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ क्या कहता है, तो ये भी, इसका भी कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, साइंटिफिक ग्राउंड नहीं कि लाइफ हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, ऐसा थोड़ी है। बहुत सारे एक्सटिंक्शन हुए हैं, बहुत सारे लाइफ खत्म हो गए हैं। अब ठीक है ना, इस बात के भी प्रूफ रहे हैं कि किसी जमाने में शायद लाइफ नहीं रहा होगा। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म क्या कहता है, हिंदू मजहब में है ना कि हर कुछ दिनों के बाद प्रलय आएगा। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना भाई। हर कुछ दिनों के बाद प्रलय आता है और फिर सृष्टि का क्रिएशन होता है। हर कुछ दिनों के बाद प्रलय आता है और फिर सृष्टि का क्रिएशन होता है और हर बार लाइफ बनता है। तो यही है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म कि भाई आफ्टर सम टाइम देयर विल बी द प्रलय एंड देन देयर विल बी द न्यू लाइफ फॉर्म। और ये काम कंटिन्यू होता रहता है टाइम एंड अगेन। इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। तो इसका भी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। नेक्स्ट है जो मॉडर्न थ्योरी या नेचुरलिस्टिक थ्योरी। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सुन लो अब एनसीईआरटी क्या कहता है, अब एनसीईआरटी क्या कहता है इस बात को भी सुन लो। एक बात और, तीन मैं पॉइंट लिख रहा हूं, आप लोग याद कर लेना। अभी आप लोग याद कर लेना, आगे समझ में आएगा। बे चल जा, हर बार का नौटंकी है ये। बे क्या यार, चल ही नहीं रहा है। देखो, लाइफ अपीयर ऑन अर्थ, कुछ पॉइंट याद कर लेना, अभी आगे हम लोग समझेंगे। अपीयर ऑन अर्थ 500 million year after its formation, year after the formation of earth। तो भाई अर्थ कितना दिन पहले बना, 4500 साल पहले। रुक जाओ बस 5 मिनट रुक जाओ। अर्थ कितना दिन साल पहले बना, 4500 मिलियन ईयर को। तो अर्थ पे पहला लाइफ कब अफियर हुआ होगा, 4000 साल पहले। तो फर्स्ट फॉर्म 4000 मिलियन ईयर, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ appear on earth around 4000 million year ago या 4 बिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट एक बात और याद रखना, फर्स्ट
अब ये नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे क्या इसका मतलब है। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ originated 3000 million year ago and first cellular form of life originated around 2000 मिलियन ईयर एगो। तो इतना बात आप लोग याद करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी और डाउट को भी डिस्कस करेंगे। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफी चाहता हूँ, आज मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा डाउट वगैरह किसी भी चीज़ को। चलिए, तो आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास है जो कि कल होगा 9 से 10, और कल 9 से 10 एक घंटा क्लास लेंगे पूरे, और 10 से 10:30 तक, 10:40 तक, 10:35 तक आप लोगों का डाउट पढ़ाएंगे। हाँ, पीडीएफ मैं अभी 2 मिनट के अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है ना, 2 मिनट के अंदर। चलिए ठीक है, थैंक यू। वे बंद हो जा।